अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, बाज औकात हमारे इर्द गिर्द ऐसे वाकियात हो जाते हैं जिन्हें सुनकर हमारे अवसान खता हो जाते हैं और इंसान बेयकीनी की दलदल में धंसता चला जाता है। ये वाकया चंद माह पहले ही मेरे एक दोस्त के साथ पेश आया। तो आइए आपको आज की कहानी सुनाते हैं। मेरी और ताहिर की दोस्ती तकरीबन 10 साल पुरानी थी। हम जहां भी जाते एक साथ ही जाते, क्योंकि हम स्कूल टाइम से एक साथ ही पढ़ रहे थे। हम अक्सर औकात दूर दराज की महफिलों में शिरकत करते, खासकर रबियुल अव्वल के महीने में जब मिलाद की महफिल मुनक्किद होती तो हम पेश पेश रहते। उस रोज तकरीबन हमारे गांव से आधे घंटे के फासले पर एक बहुत बड़ी महफिल का पता चला। उस रोज ताहिर ने मुझे बताया कि आज हमने महफिल मिलाद पर जाना है। मिलाद का नाम सुनते ही मैंने फौरन हाँ कर दी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं आज वाली महफिल में शिरकत नहीं कर पाऊंगा। शायद मेरी किस्मत में ना लिखा था कि मैं उस महफिल में शिरकत कर सकूं। अचानक मुझे घरेलू मजबूरी के तहत कहीं दूर दराज जाना पड़ा। मैंने इस बारे में ताहिर को आगाह ना किया और अकेला ही चला गया। तकरीबन रात के वक्त मैंने ताहिर को फोन किया और उससे माजरत की। फिर भी मेरी कोशिश थी कि मैं टाइमली वहां पहुंच जाऊं। मैंने अपनी बाइक निकाली और वालदा को सलाम करते हुए घर से निकल गया। हम सब दोस्तों का मालूम था कि हम रास्ते में आते जाते फजूल किस्म की गुफ्तगू करने की बजाय दरूद शरीफ और आयतल कुर्सी का विर्द करते थे। मैं अपने गांव के रोड से होता हुआ अब मेन रोड पर आ पहुंचा था। मैंने अभी थोड़ा ही फासला तय किया था कि मुझे सड़क के किनारे पर एक बुर्कापोश खातून ने रोका और अपने साथ शहर ले जाने को कहा। अमूमन मेरी और हम सब दोस्तों की ये आदत थी कि हम कभी भी औरतों को लिफ्ट हरगिज नहीं देते थे। अलबत्ता कोई मम्मर औरत हो तो उसे जरूर उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया करते थे। उस वक्त तक अंधेरा फैल चुका था और रात की तारीकी आहिस्ता आहिस्ता पूरे माहौल को अपनी लपेट में ले रही थी। मैंने उस औरत को देखकर उस पर तरस खाया। न जाने ये बेचारी कब से सवारी के इंतजार में खड़ी है और ऊपर से अंधेरा भी हो रहा है। ये ना हो कि इस बेचारी के साथ कोई हादसा ना हो जाए। खैर, मैंने थोड़े से तामुल के बाद उस औरत को अपने पीछे बिठा लिया और महवे सफर हो गया। मैंने अभी चंद मिनट का सफर ही किया था कि मेरी मोटरसाइकिल आहिस्ता आहिस्ता वजनी होने लगी। मैंने अपनी दोनों ब्रेक लगाई और टायर्स को चेक करने लगा ताकि मालूम कर सकूं कि बाइक क्यों वजनी हो रही है। मेरी बाइक बिल्कुल न्यू थी और इसका सारा मैकेनिकल सही काम कर रहा था। खैर, मैंने फिर भी बाइक को एक किनारे पर लगाया और उसे अच्छी तरह से चेक करने लगा। इस दौरान वो बुर्कापोश खातून चुप किए बैठी रही। बाइक को अच्छी तरह से चेक कर लेने के बाद मैंने दोबारा अपना सफर शुरू किया। अभी मैंने शहर से गांव का आधा रास्ता ही तय किया था कि एक पुराना और वसी कब्रिस्तान अचानक से रास्ते में नमूदार हुआ। कब्रिस्तान को देखते ही मेरे पीछे बैठी खातून ने हलचल शुरू कर दी और मुझे बाइक रोकने का इशारा किया। मैंने जैसे ही बाइक को ब्रेक लगाई तो वो उतर कर खामोशी से कब्रिस्तान की जानिब चल दी। मैं हैरान था कि यहाँ तो ना कोई आबादी है और ना ही कोई घर है, तो ये औरत इस वक्त कहाँ जाएगी। खैर, मुझे क्या, मेरी बला से जहां भी जाए। मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया, लेकिन दिल ही दिल में मुझे ये खौफ जरूर था कि हो ना हो कहीं ये औरत कोई चुड़ैल या भूत तो नहीं, क्योंकि हम बचपन से ही कहानियां सुनते आए थे कि अक्सर कब्रिस्तानों में या सुनसान रास्तों पर लोगों को भूत और चुड़ैलें मिल जाया करती हैं। मैंने जल्दी से आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया और अपनी बाइक को दोबारा रास्ते पर डाल दिया। तकरीबन आधे घंटे की मसाफत के बाद मैं शहर जा पहुंचा और अपना जरूरी काम करने के बाद वापसी की राह ली। मैंने वापसी पर खुद को सर्दी से बचाने के लिए अच्छी तरह से चादर को ओढ़ा और हेलमेट भी पहन लिया। मुझे शहर से निकले हुए तकरीबन 5 मिनट ही गुजरे थे और मैं मुसलसल अपनी बाइक की रफ्तार को बढ़ा रहा था। मैं जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था, क्योंकि इस काली अंधेरी रात में अगर बाइक पंचर हो गई तो मैं कहाँ जाऊंगा। ये बात सोच सोच कर ही दिल में परेशान हो रहा था। खैर, मैं खुदा को याद करता हुआ अपने सफर की जानिब निकल पड़ा। तकरीबन 5 मिनट चलने के बाद मेरी हैरत की इंतहा न रही। मेरे सामने वही बुर्कापोश खातून सड़क के किनारे पर खड़ी हुई थी और अपने हाथ से मुझे रुकने का इशारा कर रही थी। उसे देखते ही मैं एक लम्हे को थर्रा गया। इससे तो मैं कब्रिस्तान छोड़ आया था, तो ये यहाँ कैसे पहुंच गई। लेकिन मैंने खुद को झूठी तसल्ली देते हुए यही सोचा कि शायद ये किसी अजीज की कब्र पर गई होगी। मगर भला रात के इस वक्त कौन कब्रिस्तान जाता है और इसको कैसे पता चला कि मैं वापस भी इसी रास्ते से लौटूंगा। खैर, मैंने डरते डरते बाइक रोकी और उसे बैठने का इशारा किया। मैं अब दिल में दरूद शरीफ पढ़ रहा था और जल्द से जल्द इस रास्ते को अबूर कर जाना चाहता था।
ठीक आधे घंटे बाद वही कब्रिस्तान आया तो उस औरत ने दोबारा मुझे वहां बाइक रोकने का इशारा किया। मैंने जल्दी से अपनी बाइक रोकी और उस औरत को उतरने का इशारा किया, मगर वो जैसे ही बाइक से उतरी तो उसे देखते ही मेरे औसान खता हो गए। वो एक बड़े दांतों वाली डाइन बन चुकी थी और उसके पैर भी उल्टे थे। वो अपनी भयानक सूरत लिए ऐन मेरे सामने खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। अगले ही लम्हे उसने अपने दांतों को एक दूसरे से टकराना शुरू कर दिया। कट कट की आवाज सुनकर मेरी तो जैसे रूह ही निकल गई। मैं घबराकर बाइक से नीचे जा गिरा और किसी बच्चे की तरह रोड पर घसीटने लगा। मेरी ये हालत देखकर उस चुड़ैल ने एक जोरदार कहका लगाया, आखिर कब तक मुझसे बचेगा तू? तू चाहे लाख विर्द कर ले, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। अचानक से उसकी भयानक सी आवाज मेरे कानों से टकराई और मैं वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मैंने आंख खोली तो खुद को अपने बिस्तर पर पाया। शायद मेरे घर वालों को मैं वहां बेहोश मिला था। घर वालों ने मुझे बताया कि सुबह के टाइम मैं उस सड़क पर बेहोश पड़ा हुआ था। उन्होंने दूसरे गांव से एक आमिल को बुलाकर मुझ पर पढ़ाई कराई, तब जाकर मैं होश में आया हूँ। आमिल साहब ने मुझे एक पानी की बोतल भी दम करके दी, जिसे मैं कई रोज तक बाकायदगी से पीता रहा। तकरीबन इस वाकये के चंद माह बाद मैं अपने क्लिनिक पर बैठा हुआ था कि तभी मेरा दोस्त ताहिर मुझसे मिलने आया। हम दोनों ने बैठकर चाय पी और खूब गप्पे लगाई। अचानक ही मेरी क्लिनिक के बाहर एक शोर सा उमड़ आया। मेरे असिस्टेंट ने मुझे आकर बताया कि बाहर एक आदमी की हालत खराब है, हो सके तो आप उसे चेक कर ले। मैं पेशे के लिहाज से एक डिस्पेंसर था, जहां तक मेरी फहम काम देती थी मैंने उसे अच्छी तरह से चेक किया, लेकिन तबई तौर पर मुझे उसमें कोई बीमारी नजर न आई। ऐसा लग रहा था जैसे उस शख्स को कोई गहरा सदमा पहुंचा हो, क्योंकि उसके माथे पर अब भी पसीना मौजूद था और वो खौफ से कभी कभी झुरझुरी सी लेता। मैंने वक्ती तौर पर उसे एक दो टेबलेट्स खिलाई और उसके लवाहिकीन को तसल्ली दी। तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद मरीज होश में आ गया। उसने बताया कि जब मैं शहर से वापस आ रहा था तो एक बुर्कापोश खातून ने उसे रोका और लिफ्ट तलब की। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस औरत को अपनी बाइक पर बिठा लिया। जब वो रास्ते में कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो उस औरत ने उसे मेरी तरह रुकने का इशारा किया और देखते ही देखते एक चुड़ैल बन गई। इसके बाद वो भी मेरी तरह बेहोश हो गया। मरीज ने जो स्टोरी सुनाई थी ये बिल्कुल मेरी ही स्टोरी थी। मैंने कनखियों से ताहिर की जानिब देखा और वापिस आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। खुदा की रहमत से ये शख्स भी उस चुड़ैल के हमले से महफूज रहा था। आखिरकार यक्के बाद दिगरे इस तरह के कई वाकयात रूनुमा हुए और चंद ही दिनों में पूरे गांव में चुड़ैल के नाम से मुख्तलिफ कहानियां सुनने में आई। अब लोग दिन में भी कब्रिस्तान के पास से गुजरने से डरने लगे थे। तकरीबन अगले 3 माह तक कोई भी ऐसा वाकया पेश न आया। लोग अब आहिस्ता आहिस्ता इस बात को भूल रहे थे। एक रोज ड्यूटी के दौरान मुझे एक शख्स ने ऐसा वाकया सुनाया जिसने गुज़िश्ता वाकये की कड़ियां मिला दी। उसके मुताबिक इस कब्रिस्तान से पहले यहाँ एक बहुत बड़ा गांव आबाद था। फिर किसी आसमानी आफत की वजह से ये पूरा का पूरा गांव जमी बोस हो गया और उस जगह पर एक कब्रिस्तान आबाद हो गया। उसने हमें ये भी बताया कि दो दोस्त अपने शहर से वापस गांव की जानिब आ रहे थे। उन दोनों के पास अलग अलग मोटरसाइकिलें थी। रास्ते में उन्हें भी किसी बुर्कापोश खातून ने रोका और लिफ्ट मांगी। एक आदमी ने उस औरत को अपनी बाइक पर बिठा लिया और दूसरा भी उसके साथ साथ ही चलने लगा। कब्रिस्तान के पास आकर उस औरत ने एज यूजुअल वही काम किया जो वह हर आने जाने वाले के साथ किया करती थी। उस आदमी ने जैसे ही अपनी बाइक रोकी तो उस औरत ने अपना बुर्का उतार दिया। उसकी शक्ल इंतहाई खूबसूरत और हसीनो जमील थी। वो उस वक्त एक दुल्हन के रूप में थी। उस औरत ने उन दोनों दोस्तों को दावत दी कि वो उसके साथ जाकर चाय पानी पिए। वो दोनों तो पहले से ही आवारा थे। ये ऑफर मिलते ही वो दोनों खुश हो गए और बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ चल पड़े। उस औरत ने उनमें से एक आदमी का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले जाने लगी, जबकि उसका दूसरा दोस्त उसके पीछे पीछे चल रहा था। पिछले दोस्त की जब नजर पड़ी तो उस दुल्हन के पांव उल्टे थे। उसने बिना कोई आवाज निकाले वापसी के लिए दौड़ लगा ली और अपनी बाइक लेकर घर आ पहुंचा। गांव पहुंचते ही उसने बहुत से लोग इकट्ठे किए और दोबारा से कब्रिस्तान की तरफ भागा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। थोड़ी सी तलाश के बाद उन्हें एक मस्कशुदा लाश मिली जो उसी लड़के की थी। आखिरकार चुड़ैल अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी।
ये वाकया सुनते हुए मेरे जिस्म के बाल खड़े हो रहे थे और मैं खुद को बार बार उसी कब्रिस्तान के पास खड़ा हुआ तस्वर कर रहा था। मैं इस बात पर हैरान था कि आखिर उस चुड़ैल ने हमारी जान कैसे बख्श दी। इतने में ताहिर बोल उठा, जनाब यही सोच रहे हो ना कि उस चुड़ैल ने तुम्हें कैसे बख्श दिया। यकीनन ये दुरूद शरीफ की बरकत है कि आज तुम जिंदा हो। बस उस दिन के बाद चुड़ैल का खौफ लोगों में इस तरह बैठा कि कोई भी उस तरफ न जाता। एक के बाद दीगरे कई लोग उसका शिकार बन चुके थे। बहरहाल पूरा गांव का गांव परेशान था। हमारी गांव की मस्जिद के पेश इमाम साहब और बुजुर्ग आदमी थे। उन्हें जब इस वाकये का पता चला तो उन्होंने गांव में से 5 लोग तैयार किए और उस जगह की निशानदही के लिए चल पड़े कि आखिर वो चुड़ैल किस जगह उतरती है और किस जगह खड़े होकर लिफ्ट मांगती है। खैर इन लोगों में ताहिर भी शामिल था क्योंकि ये वाकया उसके साथ पेश आ चुका था। जब इमाम साहब और बाकी लोग वहां पहुंचे तो इमाम साहब ने उस जगह का बगौर मुशाहिदा किया। फिर उन्होंने अपनी जेब से 3 अदद लंबी सी कीलें निकाली और उन पर कुरानी आयात का दम करके एक जगह पर एक कील और दूसरी जगह पर दूसरी गाड़ दी। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मुसलसल मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ते रहे। अब वो अपनी आंखें बंद करके मुसलसल कब्रिस्तान की जाने बढ़ रहे थे। कब्रिस्तान के बीच में पहुंचते ही वो एक पुरानी सी कब्र पर जाकर रुक गए और तीसरा कील उसके सिरहाने ठोक दिया। चलो बेटा, अब गांव वापस लौट चले। मैंने उस कमबख्त चुड़ैल की बंदिश कर दी है। अब ये रात हो या दिन किसी को भी तंग नहीं कर सकेगी। और फिर हुआ भी ऐसा ही। उस दिन के बाद हमें कभी भी कोई शिकायत सुनने में ना आई और ना ही किसी सवार को कोई बुर्कापोश खातून मिली। लेकिन वो 1 साल का अरसा हम पूरे गांव वालों ने बड़े खौफ से गुजारा। आज भी जब मैं उस वाकये को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।